नमस्कार। बिस तक के वीडियो में एक बार आपका फिर स्वागत है। मैं हूं शुभम शंकरवार और मेरे साथ है इंडिया टुडे हिंदी के संपादक अंशुमान तिवारी जी। आज की वीडियो में चर्चा एक बेहद रोचक और रहस्यमय विषय पर है। पिछले 2 दिन में हमने देखा कि भारतीय शेयर बाजार में लगातार गिरावट देखने को मिली और 2 ही सत्रों में सेंसेक्स 1100 पॉइंट टूट गया। कल 800 पॉइंट और आज 300 पॉइंट की गिरावट, 1100 पॉइंट टूट गया। बाजार की गिरावट में जो मोटे तौर पर सबसे अहम भूमिका निभाई या कह लीजिए योगदान दिया, वो दिया बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों ने। बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों का योगदान इसलिए रहा क्योंकि ये कहा गया कि फिनसेन एक संस्था है जिसके कुछ पेपर रिलीज हुए हैं जिसमें ये कहा गया है कि भारतीय बैंक, भारत के साथ साथ पूरी दुनिया के बैंक कुछ ऐसी गतिविधियों में इन्वॉल्व है, कुछ ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं जो गतिविधियां गैर कानूनी है, यानी कि उसमें जो पैसे का लेन देन हुआ है उसमें कुछ फ्रॉड है। क्या है ये फिनसेन, काहे के पेपर, कैसे फ्रॉड, क्या असर पड़ेगा बैंकों पर, क्या असर पड़ेगा हम आप पर, आज इसी पर चर्चा। तो सर, सबसे पहले तो इस संस्था के बारे में और ये जो पेपर रिलीज हुए हैं ये अचानक कहां से ऐसे आ गए जो हमको अब तक नहीं पता था। इस पूरे स्कैम को शुभम फिनसेन इसलिए कहा जा रहा है कि अमेरिका का जो फाइनेंशियल क्राइम इन्वेस्टिगेशन नेटवर्क है, जो अमेरिका की संस्था है, जैसे कि भारत में फाइनेंशियल क्राइम के लिए के इन्वेस्टिगेशंस की संस्था है, उस संस्था ने पिछले दिनों में पिछले 5-6 सालों में दुनिया भर के बैंकों में जो कामकाज होता है उसके बारे में जो रिपोर्ट्स कलेक्ट की हैं, जिन्हें हम एसएआर कहते हैं। ये 2 शब्द लगातार हमारे साथ चलेंगे इस वीडियो में, एक फिनसेन और एक एसएआर। फिनसेन का मतलब है अमेरिका का फाइनेंशियल क्राइम इन्वेस्टिगेशन नेटवर्क, और एसएआर का मतलब है सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट, यानी ऐसे ट्रांजैक्शंस जो सस्पेक्टेड हैं, जिसमें पहचान नहीं है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा है, जिसका इस्तेमाल किसी प्रतिबंधित गतिविधि के लिए किया जा रहा है और जिसके लिए बैंक के नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसी रिपोर्ट्स को जनरेट करके करीब 2700 पेजेस के डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए थे, और वो डॉक्यूमेंट बज़फीड के जरिए इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ जर्नलिस्ट के पास गए। और आमतौर पर ये एक नए तरीके की पत्रकारिता है जो पिछले 4-5 सालों में उभरी है, जहां पर पूरी दुनिया के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट एक साथ मिलकर एक जगह बैठकर दस्तावेजों के ढेर में से खंगालते हैं कि पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाला स्कैम कैसे है, जैसा कि हमने पनामा पेपर्स के मामले में देखा था। और ये जब दस्तावेज खंगाले गए तो पूरी दुनिया की बैंकिंग इंडस्ट्री हिल गई है और कांप गई है। बात केवल भारतीय शेयर बाजारों में गिरावट तक सीमित नहीं है। दुनिया का कोई भी बड़ा बैंक, आप नाम लेकर देखिए, बार्कलेज, ड्यूज, गोल्डमैन सैक्स, कोई भी बैंक उठाकर देख लीजिए, वो सारे के सारे बैंक इस विराट घोटाला कहिए या इस विराट आपराधिक गतिविधि का हिस्सा कहीं ना कहीं से पाए गए हैं। इसलिए कल अमेरिकी शेयर बाजारों में भी बेचैनी दिखाई पड़ी, यूरोपीय शेयर बाजारों में भी बेचैनी दिखाई पड़ी, और भारत के भी कई सारे बैंक, कई सारे प्रमुख बैंक इसका हिस्सा हैं, जिन्हें जो इस तरीके की गतिविधियों में शामिल हैं, जिन्हें फिनसेन के पेपर्स में सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के तहत संदिग्ध पाया गया और जिसके तार काफी लंबे हो सकते हैं। सर, अगर ये इतनी इस तरीके की गतिविधि है और ये पाए गए और ऐसा हो सकता है, फिर अचानक अगले ही दिन आज क्यों पूरे बाजार में रिकवरी? आज हमने देखा बैंक निफ्टी में भी रिकवरी दिखी, 21,000 का लेवल तोड़ने के बाद वापसी, अमेरिका यूरोप के बाजार में भी। क्या पहले दिन ज्यादा उसको मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया, या ये लगा कि अब इसके आगे की कोई चीज नहीं निकल के आनी है? क्या ऐसा बाजार ने देखा? उसकी वजह यह है कि हमें इस पूरे घोटाले को थोड़ी देर के लिए शेयर बाजार के नजरिए से अलग हटाकर समझना चाहिए कि कितना गंभीर घोटाला है। इसे बिल्कुल बेसिक से समझना जरूरी है। अगर आप दुनिया में कोई भी आपराधिक गतिविधि को देखें तो उसका पहला सूत्र क्या होता है? क्यों मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं? क्योंकि वो अपने पैसे का जो अवैध ढंग से कमाया गया हो, चाहे वो हवाला से कमाया हो या ड्रग्स से कमाया हो या वो तस्करी से कमाया गया हो, उस पैसे को वो हमेशा बैंकिंग चैनल में ले जाकर उसे साफ सुथरा करने की कोशिश करते हैं। ये बुनियादी गतिविधि है पूरी दुनिया में आपराधिक गतिविधियों के साथ। कोई भी सिस्टम, कोई भी आपराधिक गतिविधि बगैर पैसे के नहीं चलती, उससे पैसा जनरेट होता है। मनी लॉन्ड्रिंग बैंकों की जिम्मेदारी होती है कि वो किसी भी तरीके से अपने नेटवर्क का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ना होने दें, और इसके लिए वो विराट व्यवस्था अपनाते हैं। पूरी दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए गहरी सहमतियां हैं। ये घोटाला जिन्हें लगता है कि उनके जीवन पर कोई असर नहीं डालने वाला, उन्हें ऐसे समझना चाहिए। इंटरनेशनल सेंटर ऑफ जो कंसोर्टियम ऑफ जर्नलिस्ट है, मैं थोड़ा सा ध्यान स्क्रीन से इधर हटाऊंगा, उन्होंने ये पाया कि एक बहुत छोटा सा उदाहरण उन्होंने दिया कि दुनिया में एक दुनिया की सबसे खतरनाक दवा है जिसका कि इस्तेमाल नशे के लिए लोग अमेरिका में करते हैं, जिसका नाम दवा का नाम है फेंटानिल।
फिंटानाइल को बेचने वाला जो ड्रग्स का नेटवर्क है, जो चाइना से मैक्सिको तक फैला हुआ है, उसने अमेरिका के बैंकों का इस्तेमाल किया उस ड्रग्स की सप्लाई में, और अकाउंट्स क्रिएट करते हुए उसका पैसा बड़े पैमाने पर उन ड्रग डीलर्स को बांटा गया, जिस ड्रग्स के ओवरडोज के कारण अमेरिका में कई सारे लोग मरते हैं। समझना जरूरी है कि फिनसेन का नेटवर्क या फिनसेन का घोटाला इतना बड़ा क्यों है। मैं कुछ हाइलाइट्स बताता हूं जिससे लोगों को समझ में आएगा कि ये शेयर बाजार तक के से सीमित बात नहीं है, ये हमारे आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई बात है। क्योंकि जिन बैंकों का इस्तेमाल हम कर रहे हैं उन बैंकों का इस्तेमाल अगर कोई पॉन्जी स्कीम चलाने वाला करता है, कोई ड्रग डीलर करता है, कोई आर्म्स का ट्रेडर करता है, तो इसका मतलब है कि हम उससे सफर कर रहे हैं, हमारी पारदर्शिता पे, हमारे भरोसे पर असर पड़ता है। जैसे एचएसबीसी ने एक पॉन्जी स्कीम में के पैसे को अपने यहां से मूव कराया और उस पॉन्जी स्कीम ने लाखों लोगों को ठगा मैक्सिको में और लैटिन अमेरिका में। वो पॉन्जी स्कीम जो लॉन्च की गई थी वो एचएसबीसी में अकाउंट खोलकर लॉन्च की गई थी। एचएसबीसी को एक जानकारी थी, ऐसा पता चलता है, जो रिपोर्ट्स उसको भेजी गई थी, और इसने कम से कम जितनी भी लैटिन अमेरिका में पुअर कम्युनिटीज थी या गरीब लोग थे, उन्हें टारगेट किया और उनका पैसा लेकर ये पॉन्जी स्कीम भाग गई, जिसका इस्तेमाल एचएसबीसी बैंक के जरिए हुआ। दूसरा उदाहरण समझने की कोशिश करिए। कजाकिस्तान का एक बड़ा पॉलिटिशियन है जिसकी इंटरपोल तलाश कर रही है, जिसने कि जेपी मॉर्गन चेस का, सिटी बैंक का और अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक का इस्तेमाल अपने पैसे को मनी लॉन्डर करने के लिए किया, जो किसी भी स्थिति में अलाउड नहीं, क्योंकि केवाईसी के रूल से बताते हैं कि आप पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, ड्रग्स में एक्सपोज पर्सन से दूर रखें बैंक। तीसरा उदाहरण समझिए। एक पुतिन के एसोसिएट्स ने बार्कलेज का इस्तेमाल किया बड़े पैमाने पर उन गतिविधियों को करने के लिए जिन पर प्रतिबंध लगा हुआ है, और उससे मनी लॉन्ड्रिंग की गई। तीसरा उदाहरण समझिए। करीब सेंट्रल बैंक ऑफ यूनाइटेड अरब अमीरात ने करीब $142 मिलियन के स्पूरियस ट्रांजैक्शन या सस्पिशियस ट्रांजैक्शन किए, जिनकी बैंकिंग कानून या बैंकिंग नियमों के तहत इजाजत नहीं दी जाती। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेरर और ड्रग ट्रैफिकर्स का बड़ा पैसा ड्यूश बैंक के जरिए पूरी दुनिया में मूव हुआ। ये उस तरीके का स्कैम है जिस स्कैम को आमतौर पर लोग उम्मीद नहीं करते कि क्या दुनिया के बैंकिंग नेटवर्क इतने खोखले, इतने पोले हैं कि कोई ड्रग पेडलर, कोई अपराधी, कोई इंटरपोल से घोषित अपराधी बैंक में आएगा, अपना पैसा लेकर लॉन्डर करने चला जाएगा। बैंकों को मनी की सैंटिटी और उसकी व्यवस्था बरकरार रखने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि लॉन्ड्रिंग की। और इसलिए ये पैनिक पूरी दुनिया की बैंकिंग इंडस्ट्री में फैला। एक चीज और समझना जरूरी। एक छोटा सा सवाल मेरा ये था कि सर, चाइना, मैक्सिको, कजाकिस्तान, अमीरात, इस बीच कहीं कोई भारत के किसी बैंक का कोई उदाहरण कि भारत में किस तरीके की गतिविधियां दी गई, क्या इसमें पेपर में सामने आया है? हाँ, भारत के लगभग सभी बड़े बैंक, सारे बड़े बैंकों का नाम इस रिपोर्ट के अंदर आया है, जिसका इस्तेमाल इसी तरीके की गतिविधियों में ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में किया गया है। पर एक चीज समझना जरूरी है कि जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स होती हैं वो आमतौर पर अपराध नहीं होती, बल्कि इन ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स के जरिए उन देशों की एजेंसियों को जांच के लिए चीजें आगे दी जाती हैं। तो दुनिया में जो बैंकिंग सहमति, उस हिसाब से अगर कोई किसी देश का इन्वेस्टिगेशन नेटवर्क के निकालता है कि इतने सारे बैंकों में इतने देशों से ट्रांजैक्शन में पाया गया कि इसका लिंक कहीं हवाला से है, कहीं ड्रग्स से है, कहीं स्मगलिंग से है, कहीं फ्लैश ट्रेड से है, और ये ट्रांजैक्शन है, तो ये उन देशों को जाता है। ये अब आना शुरू हुआ इन 27 पेजों के दस्तावेज के बाद। भारत में सारे बड़े बैंक कहीं ना कहीं इसका हिस्सा पाए गए, भारत में इन बैंकों के ट्रांजैक्शन इसका पार्ट पाए गए। उसकी वजह यह है, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि दुनिया की भर की बैंकिंग आपस में कनेक्टेड है, इंटीग्रेटेड है, ग्लोबल बैंकिंग है। अगर ड्यूश बैंक का इस्तेमाल चाइना का कोई ड्रग पेडलर मैक्सिको में ड्रग बेचने के लिए कर रहा है और उसका कोई नेटवर्क भारत के जरिए आ रहा है, तो भारत का बैंक इतनी आसानी से जान नहीं सकता। इसलिए इसे दुनिया के बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए सबसे खतरनाक और सबसे चुनौतीपूर्ण स्कैम माना जा रहा है। ये वो बेचैनी हमने कल बाजारों में देखी। आज हमने बाजार रिकवर होते देखे, वो एक अलग बात है, लेकिन जो बैंकिंग इंडस्ट्री की पूरी सैंटिटी है, बैंकिंग इंडस्ट्री की विश्वसनीयता है, उसके लिए स्कैम गहरी चुनौती है, उसके लिए बड़ा खतरा है। सर, बैंकों के कारोबार के लिहाज से बैंकों को और आपको, हमें या आम आदमी को ये ट्रांजैक्शंस या ये घोटाले कह लीजिए, स्कैम कह लीजिए, किस तरह प्रभावित कर सकते हैं? हम इसलिए प्रभावित करते हैं कि अपना पैसा बैंक में इसके लिए थोड़ी रखते हैं कि हमारे बगल में हमारे कोई ड्रग पेडलर और कोई तस्कर उस बैंक का इस्तेमाल करके अपने पैसे की लॉन्ड्रिंग करे। बैंक्स आर नॉट मेंट फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, बैंक्स फॉर लीगल बिजनेस। तो
अगर दुनिया का कोई तस्कर या मनी लॉन्डर इसका इस्तेमाल करता है तो इसका मतलब यह है कि उसके कारोबार को फैलाने में बैंक मदद कर रहे हैं। अगर बैंक रोक देता कि फेनेटॉल का जो चाइना का सप्लायर है वो मैक्सिको तक नहीं जाएगा, अगर ये अमेरिकन बैंक समझ लेते या पोंजी स्कीम पकड़ने वाले लोग समझ लेते तो लैटिन अमेरिका में लाखों लोग लूटे नहीं जाते। बैंक हमेशा व्हीकल बनते हैं दुनिया में आपराधिक गतिविधियों का, और उसके जरिए आपराधिक गतिविधियां फैलती हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई एक आपराधिक गतिविधि करने वाला आदमी और वो केवाईसी के नियमों के तहत अपने दस्तावेज पूरे नहीं कर पाता तो बैंक उसे अपना कारोबार करने नहीं देगा। लेकिन जब बैंक में पहुंच जाती है और मनी लॉन्डर होकर सफेद हो जाती है तो वो वैलिड कारोबार की तरह ग्रो करती है। और इन दस्तावेजों ने ये बताया कि राउंड ट्रांजैक्शन से बैंक से एक बैंक से दूसरे, जैसे एक बैंक ने उसको ओके किया तो दूसरे बैंक ने आंख बंद करके उसको ओके कर दिया, तीसरे बैंक ने उसको आंख बंद करके ओके कर दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा, इन्होंने अपने लेवल पे जांच लिया होगा कि ये साफ सुथरी मनी है। तो बैंकिंग इंडस्ट्री कभी भी अपराध को बढ़ाने में मदद नहीं कर सकती। और दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय सहमतियां बनी हुई हैं, चाहे FATF है या अंतर्राष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग सहमतियां, वो एक कहती हैं कि बैंकों को ह्यूज एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम अप्लाई करने पड़ेंगे। और शुभम, आपको याद होगा कि भारत ने इस कंसेंसस को साइन किया था। पिछले 7-8 साल में पूरी दुनिया में बैंकों में मनी लॉन्ड्रिंग के गहरे नियम लागू किए गए हैं। कंपनियों में मनी लॉन्ड्रिंग के गहरे नियम लागू किए गए हैं, क्योंकि दुनिया में पता चला कि बड़े पैमाने पर आपराधिक गतिविधियों का बैंकों में इस्तेमाल होता है। लेकिन उसके बाद भी इतने सख्त मनी लॉन्ड्रिंग नियमों के बाद भी दुनिया के सारे बड़े नामचीन बैंक, ड्यूश बैंक, JP Morgan Chase, अमेरिका सिटी बैंक, बार्कलेज, ऐसे बड़े बैंकों ने कैसे पूंजी स्कीमों को, ड्रग पेडलर्स को अपना इस्तेमाल करने का मौका दिया। हमारी जिंदगी पर इससे दो तरह से असर पड़ता है। एक तो जिस बैंक पर हम विश्वास करते हैं वो एक अपराधी की मदद कर रहा है उसे अपना कारोबार फैलाने में, अंततः वो ड्रग किसी के पास तक पहुंचती और किसी की जान लेती। वो जो हथियार कहीं से बिकता है वो बैंक की मदद से ही बिक रहा होता है, या वो पूंजी स्कीम जो चल रही होती है वो किसी को लूट रही होती। बैंकों के कारोबार पर इसका असर बाद में दिखाई देगा, जब रेगुलेटर्स इस पर फैसला लेना शुरू करेंगे, इस पर जुर्माना लगाना शुरू करेंगे। और बैंकों में ये पैनिक और ये बेचैनी है कि एक तो इसके साथ मॉरल और इथिकल समस्या है कि बैंक इसके लिए नहीं बने कि मनी लॉन्डर्स की मदद करें, बैंक तो मनी लॉन्ड्रिंग से साफ सुथरे मनी को अलग करने के लिए बने हुए। और दूसरा ये कि जो अनिश्चितता है जिस पर बाजार बेचैन है कि आगे रेगुलेटर्स इस पर क्या कॉल लेते हैं, बैंकिंग रेगुलेटर्स इस पर करेंगे क्या। ग्लोबल रेगुलेटर सर किस तरह कॉल ले सकते हैं, उसके क्या नियम है कि जैसे भारत के बैंकों पर ग्लोबल रेगुलेटर्स या जिसमें इस तरीके के संगठन जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, क्या आपको लगता है बड़ी पेनल्टीज के रूप में या किस तरीके की ये कॉल्स, हम लाइसेंस कैंसिल होने तक की नौबत, या किस तरीके से इसको पैन आउट होता आप देख रहे हैं, आपको लगता है कि भविष्य में ऐसा हो सकता है? इसमें सामान्य प्रक्रिया ये है कि इस तरीके की जो इन्वेस्टिगेशंस रिपोर्ट होते हैं, ये इसमें दो तीन चीजें और बड़ी असफलता साबित हुई है। हम कहते हैं कि दुनिया में सरकारों के बीच में गहरा तालमेल है, आपराधिक सूचनाओं को, अपराधियों के बारे में सूचनाओं को, ड्रग स्मगलर्स के बारे में सूचनाओं का बहुत सीमलेस आदान प्रदान होता है। कहाँ हुआ आदान प्रदान हो? एक बैंक दूसरे बैंक को एक फ्रॉडस्टर का अकाउंट वैलिड बनाकर ट्रांसफर करता रहा और पता नहीं चला। तो इसका मतलब है कि जो ग्लोबल कंसेंसस है बैंकों के बीच में या सरकारों के बीच में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, अपराध को रोकने के लिए, वो इस घोटाले के बाद समझ में आया कि ध्वस्त हो गई। वो सिर्फ कागजों पर है, उसका कोई अर्थ नहीं। दूसरी चीज ये है कि जो सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट्स हैं, इन्हें उन देशों की, रिस्पेक्टिव देशों की एजेंसियों को दिया जाता है जिन देशों के बैंक इसमें शामिल पाए गए हैं। भारत में यह काम CBI के पास या ED के पास या बाकी एजेंसियों के पास आएगा। वो इसकी जांचने की कोशिश करेंगे, वो समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में किन लोगों के तार उससे जुड़े हुए हैं, भारत में वो अकाउंट्स जो चल रहे थे उसके पीछे कौन लोग हैं जो ड्रग पेडलिंग से, तस्करी से, स्मगलिंग से या बाकी चीजों से जुड़े हुए, पूंजी स्कीम से जुड़े हुए हैं भारत में किन लोगों के, और उसके बाद वो इंक्वायरी होकर उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। प्लस बैंक्स पर पूरी दुनिया में बड़े जुर्माने लगने का खतरा है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत बहुत मजबूत ग्लोबल सहमति जो बनी है और जो ग्लोबल एग्रीमेंट है, वो मनी लॉन्ड्रिंग को लीगल सिस्टम में कभी अलाउ नहीं करते। हमें अभी पता नहीं है कि बैंकों के ऊपर कितना जुर्माना लगाया जाएगा, उस देश के रेगुलेटर, बैंकिंग रेगुलेटर पर कितना जुर्माना लगाएंगे, लेकिन बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए की साख के लिए बड़ा सवाल है। और ये जुर्माने बड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि ये वो मनी है जिसको हम बैंकों में आने से रोकना चाहते थे। ये मनी तो मनी आमतौर पर लोगों की जान लेने वाली मनी है, अपराध के कारोबार की मनी है या नशे के कारोबार की मनी है। तो ये घोटाला आगे चलकर कैसे पैन आउट करेगा, अलग अलग देशों के रेगुलेटर्स की कैसे जांच करेंगे, ये हमें आगे देखना होगा। लेकिन हमने बैंकिंग सेक्टर में ये देखा है कि जब कभी बड़े फ्रॉड होते हैं तो बैंकों को बड़े जुर्माने चुकाने पड़ते हैं, और वो जुर्माने जैसी स्थिति बैंकों के कारोबार पर गहरा असर करेगी। और सबसे बड़ा जो अप्रत्यक्ष डैमेज है, वो डैमेज है उनकी साख को लेकर कि आपका बैंक या जिस बैंक पर आप भरोसा करते हैं वो अगर किसी ड्रग पेडलर के साथ काम करता हुआ पाया जाए तो बैंकों की साख पर गहरा असर पड़ता है।
बिल्कुल, यानी कि मौद्रिक या रुपए के रूप में आर्थिक रूप से नुकसान कितना गहरा होगा ये भले भविष्य पता है, लेकिन साख का नुकसान, भरोसे का नुकसान निश्चित तौर पर इन पेपर्स के आने के बाद पूरी दुनिया के बैंकिंग सिस्टम में और उनके ग्राहकों के बीच बनने लगा है। बैंकों की साख निश्चित तौर पर खतरे में है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कल फिर जुड़ेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, ऐसे ही गंभीर मुद्दे की बारीकी को समझेंगे अंशुमान सर के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।